वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। हाँ जी, तो बताओ, देखिए क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू कर दिया था पहले ही। ये था इसकी शायद थर्ड क्लास है आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। आज हम लेक्स और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पिछला रिवीजन हो जाए। तो चलिए बताओ, देखिए क्या क्या आपको याद है। सबसे पहले क्या पढ़ा था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग 56 कंट्रीज़ है, कुछ अदर डिपेंडेंसी है। फिर ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र है जिसमें से क्या होता है, तीनों चीज़ें पास होती है। तीनों बोले तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हमने देखा था कि कौन से देश से वो पास होती है, उसकी ट्रिक थी ECB, ABCP ऐसे करके, वो बेसिक सी बातें थी। फिर हम आए थे इसके माउंटेन रीजन पे। हमने कहा था कि ऐसे ना फिजिकल डिवीजन में बांट नहीं सकते आप अफ्रीका को कि यहाँ पे तो जैसे नॉर्थ अमेरिका में बांटा था कि यहाँ तो सिर्फ माउंटेन है, यहाँ पे अपने झीलें पाई जाएगी, यहाँ पे ऐसी ऐसी रिवर्स है। ऐसे अफ्रीका को बांट नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि मेन इक्वेटर पास होता है यहाँ से, और वो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब सन की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी इधर, डाइवर्सिटी कह दो, सघन वनस्पति कह दो, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो फिर हमने सबसे पहले क्या देखा? पर्वत देखे। पर्वत में चलो नाम बताओ मेरे को एक बार। पर्वत में हमने सबसे पहले एटलस माउंटेन देखा। उसके बाद में मैं मैप से बताऊँ तो ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। ऐसे हवा में बोलूँगी तो आप कहोगे कि क्या बोल रही है ये, समझ नहीं आ रहा हमें कुछ। चलिए एक बार मैप से देखते हैं। यहाँ हमने देखा था एटलस का माउंटेन, एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत यहाँ पे। अरे कौन सा कलर आ गया ये एटलस पर्वत। फिर यहाँ पे हमने देखा था कौन सा पर्वत? लोमा माउंटेन, लोमा पर्वत। फिर यहाँ पे नीचे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। यहाँ पे 3 एक साथ देखे थे। यहाँ पे देखा था किलिमंजारो, यहाँ पे था केन्या, और यहाँ पे था रुवेंजुरी। याद आए 6 पर्वत? वापस बोलो साथ में। एक तो एटलस माउंटेन, दूसरा लोमा माउंटेन, फिर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, फिर किलिमंजारो, फिर केन्या, और फिर रुवेंजुरी। ये 6 तो पर्वत देखे थे। उसके बाद में बताओ, हमने देखे थे पठार, है ना? पठार देखे थे। तो बताओ चलो, पठार में कौन सा देखा? तो यहाँ देखा था गिनी का पठार, ऐसे बना देती हूँ पठार को। यहाँ गिनी का पठार, यहाँ पे जोस का पठार, जोस प्लेटो, यहाँ पे कटांगा प्लेटो, कटांगा का पठार, यहाँ पे अपने बी प्लेटो, बी का पठार, यहाँ पे अपने ग्रेट कारो, ग्रेट कारो का पठार, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड, पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि, और ऊपर की तरफ में देखा था अपन ने क्या? इथोपियन हाईलैंड, यानी इथोपियन उच्च भूमि। याद आ रहा है? कुछ हल्का हल्का सा पढ़ा था वैसा कुछ। ठीक है, तो ये हमने पर्वत देख ले। फिर हमने क्या देखा था कल, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कौन से सेंट्रल प्लेन्स पाए जाते हैं, मैदान कौन से पाए जाते हैं। तो बोला था 2 तरह के मैदान पाए जाते हैं। एक सवानम घास के मैदान पाए जाएंगे, जो कि कैसे घास के मैदान होंगे? ट्रॉपिकल होंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और दूसरा होंगे वेल्ड, वेल्ड के मैदान, जो कहाँ पाए जाएंगे? वेल्ड वाले, वेल्ड वाले यहाँ पे पाए जाएंगे, इधर इस एरिया में वेल्ड वाले पाए जाएंगे। इस एरिया में ऐसे एक बेल्ट बनाई थी, ऐसे इस तरह से, ये जो बेल्ट बनाई थी ना, इस बेल्ट में पाए जाते सवाना घास के मैदान, और नीचे वाले एरिया में पाए जाते ये। तो वेल्ट कैसे हो गए? टेम्परेट ग्रासलैंड हो गए, शीतोष्ण घास के मैदान। और ये कैसे हो गए? ये ट्रॉपिकल घास के मैदान। मैदान भी देख लेते। एक और चीज़ देखी थी, क्या देखा था? डेजर्ट देखे थे, मरुस्थल देखे थे। तो कौन सा मरुस्थल देखा था? तो 3 मरुस्थल के नाम बोल लेते। चलो बोलो एक बार मेरे साथ। सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामिब मरुस्थल। सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट। ठीक है, सहारा कहाँ पाया जाएगा? मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये यहाँ फैला हुआ था सहारा। ठीक है, इतने बड़े एरिया में, लगभग 11 कंट्रीज में। अच्छा, मुझे 11 कंट्रीज के नाम बता दोगे आप? चलो कोशिश करो एक बार। ये बोलो, ऐसे ट्रिक थी, एक M, फिर E, मेटल लिख दो, METAL, उसके बाद में CNS और WS,
क्या है ये एम से? माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, वेस्टर्न सहारा। ये सारे देशों के नाम है ना। ये 11 देशों में लगभग पूरा वेस्टर्न सहारा, सॉरी सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। एक मरुस्थल देखा था यहाँ पे देखा था बीच में। कौन सा मरुस्थल था? कालाहारी मरुस्थल। मेनली कौन से देश में था? 90% इसका भाग बोत्सवाना देश पड़ता है। अरे एटलस की तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। आप एटलस लोग लेके बैठे हो ना, तब भी वीडियो को देखना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, मेन बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल पड़ता है? कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने बोला था एक देश पड़ता है नामीबिया। देखो एटलस में देखो, नामीबिया देश पड़ रहा है। उस नामीबिया देश में डेजर्ट है, इसलिए इसका नाम है नामिब डेजर्ट। क्या नाम है? नामिब डेजर्ट। ठीक है, तो ये इतना सहारा ये देख लेता। फिर लास्ट में जाते जाते मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, ग्रेट अफ्रीकन रिज वैली, महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी। तो अब ये क्या था? तो देखो कुछ नहीं है, बेसिक सी चीज़ है कि आपको पता है कि जब दो प्लेट्स होती है वो दूर जाती है आपस से, मतलब जैसे ऐसे प्लेट्स जुड़ी हुई है, अगर वो पास में आएगी, ऐसे टकराएगी आपस में। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं भी पढ़ी हो तो आप लॉजिक लगाओ कि अगर कोई प्लेट्स है, प्लेट बोले तो बहुत बड़ा भूभाग जो धरती के अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, जिसपे हम बेस है, वो हमारा बेस है। तो अगर दो प्लेट्स आपस में टकराएगी तो क्या होगा? अगर आप पेपर को ऐसे फोल्ड कर रहे हो दो साइड से पकड़ के, तो वो एक ऊपर ऐसे पर्वत जैसा बनेगा, माउंटेन बनेगा, उसको कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत। ठीक है, वो बनता है। लेकिन अगर कोई प्लेट दूर जा रही है, ऐसे देखो दूर गई तो क्या हुआ? बीच में खड्डा हो गया, बीच में स्पेस बन गया। यही हो रहा है अफ्रीका में। क्या हो रहा है? अफ्रीका में दो प्लेट है छोटी छोटी, एक का नाम है नूबियन, एक का नाम है सोमाली। और सोमाली इस तरफ देश पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे एक देश पड़ता है सोमालिया, इधर किधर पड़ता है? इस तरफ में पड़ता है सोमालिया देश। ठीक है, तो सोमालिया जो है और सोमालिया की जो प्लेट है उसको सोमालियन प्लेट बोला, एक नूबियन प्लेट है, ये दोनों दूर जा रही है आपस में। तो दूर जाएगी तो डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है, तो बीच वाला भाग मतलब खाली हो रहा है। तो आप देखोगे ना इस अगर एरिया में आप सर्च भी करके गूगल पे, तो आपको देखोगे मतलब एक व्यक्ति इधर खड़ा है, दूसरा उधर खड़ा है तो अफ्रीका ही, लेकिन बीच में इतना गैप है, मतलब ऐसे ही इन डेप्थ गैप था, कोई गिर जाए तो मतलब पता ही नहीं चले, उसका बेचारे को रेस्क्यू करना भारी काम हो जाए। तो ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं कि आज से बहुत साल बादों में, मतलब बहुत साल, मतलब जब हम जब अर्थ की और इनकी बात करते हैं ना, तो जब मैं बहुत साल बोल रही हूँ ना, तो वो साल 1-2 साल या 10 साल 50 साल नहीं होता है, वो करोड़ों में साल की गिनती होती है। तो करोड़ों साल बाद में ऐसा बोलते हैं कि ये जो नूबियन प्लेट से सोमाली प्लेट अलग हो जाएगी, पूरी दूर खिसक के उधर ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा ना मेडागास्कर को होगा। क्यों? क्योंकि मेडागास्कर आपको पता है यहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे मेडागास्कर। ठीक है, जब मेडागास्कर यहाँ पे लोकेट है और ये जब यहाँ से ऐसे टूट के, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये टूट के जब इधर खिसकेगा ना, तो सबसे पहले ये डूबेंगे। तो इनको बड़ी चिंता है, बट ये भी करोड़ों साल का है भाई अपने। ठीक है, तो देखो ये रिविजन करवा दिया मैंने आपको कंप्लीट। तो हाँ, लास्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तो थोड़ा बच गया। वो ऊपर सीरिया जो देश पड़ता है ना एशिया कॉन्टिनेंट में, सीरिया देश में नॉर्थ सीरिया से शुरू होती है और यहाँ पे एक देश पड़ता है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक देश पड़ता है, मोजाम्बिक तक फैली हुई है ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अच्छा, तो भाई इसमें क्या है? यहाँ ये वाली इतनी बड़ी ऐसे फैली हुई है, मैंने अभी इसका ग्राफ भी बनाया। चलो मैं ना एक बार, अब अपन ने शुरू कर ही लिया ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो मैं आपको एक बार इसी के बारे में ही बता देती हूँ। ये देखो, ये आपको है ना वाइट लाइन में दिख रहा है, ये आपको, ये मैंने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनाई है। ठीक है, अरे हाँ, ये मैंने आपको वाइट लाइन में दिख रहा है ना, तो ये मैंने बनाई ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब ये मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि इस ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में मैंने जब लास्ट में आपको लिखवाया था कि बहुत सारी झीलें पाई जाती है इसमें, और ख़ास बात ये थी कि जो विक्टोरिया झील थी वो इसका पार्ट नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में एक गलत बात बोल दी थी कि विक्टोरिया झील पूरे देश की सबसे बड़ी झील है। नहीं, वो पूरे देश की 2nd नंबर पे बड़ी झील है। बड़ी झील सबसे सुपीरियर है, वॉल्यूम वाइज में बात कर रहे हैं अपन, सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, उसके बाद विक्टोरिया का दूसरा नंबर है। ठीक है,
चलो तो अब ध्यान से सुनना, ये जो आपको व्हाइट लाइन के अंदर दिख रहा है ना, अंदर अंदर ये सारी जो डॉट डॉट बने, ये सारी लेक है। और ये लेक किसका पार्ट है, झीलें किसका पार्ट है, ये अपने पार्ट है रिफ्ट वैली का, भ्रंश घाटी का पार्ट है। तो कौन कौन से लेक के नाम तो बता दिए थे, बट मैंने सोचा मैप से बता दूं आपको तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो देखो पहले यहाँ पे दिखेगी आपको तुर्काना झील। कौन सी झील, तुर्काना झील, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको दिखेगी एल्बर्ट झील। मैंने हिंदी में नाम लिखे, आप इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट कर देना और उसको नोट हाईलाइट कर देना। यहाँ पे तुर्काना झील, नहीं तुर्काना तो यहाँ हो गई, इसी के सीधे में लेफ्ट साइड में एल्बर्ट झील। यहाँ नीचे एल्बर्ट के नीचे पड़ेगी एडवर्ड झील। कौन सी, एडवर्ड झील। एडवर्ड के नीचे आओगे आप तो ये डॉट गलती से बन गया। एडवर्ड के आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको एक झील दिखेगी टांग नाइका। क्या है, टांग नाइका, इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है, टांग नाइका। टांग नाइका के बारे में खास बात ये कि ये ना सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी मतलब लेंथ में बहुत लंबी है कि वहाँ सिर्फ जोधपुर चले जाओ, जयपुर आ जाओ, इतनी बड़ी झील है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे विस्तृत में। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, तो जोधपुर तो दिमाग में आ जाता है मेरे, इसलिए। चलो तो टांग नाइका झील है ये वाली, जो मैंने देखो लंबा भी बनाया इसको ताकि आपको समझ आ सके। ये एक झील पड़ती है नीचे मलावी। आपको पता है अफ्रीका में एक मलावी देश पड़ता है, उस देश में ही झील पाई जाती है, इसको उसकी मलावी झील ही बोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि कितने लोग ना जो नाम होते हैं ना झीलों के, नदियों के, खुद के देश के नाम पे रख देते हैं, भले कोलोराडो हो, कोलंबिया हो, भले मलावी हो। भारत के नाम पे कभी कोई झील या नदी का नाम आपने सुना है कि ये नदी का नाम भारत के नाम पे नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो हो तो भी मेरे को तो आइडिया नहीं, अगर आपको हो तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये मलावी झील है, मलावी झील। अब देखो ये मैंने मेन बता दी। मैंने ये विक्टोरिया लेक ना इस वाइट घेरे से बाहर बनाई, ये बताने के लिए आपको कि ये विक्टोरिया झील पार्ट नहीं है इस ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का, महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी का। आपको समझ आया? चलो एक बार वापस बोलो। इस तरफ है तुर्काना झील, इस तरफ है एल्बर्ट, नीचे आएगी एडवर्ड, थोड़ा और नीचे और टांग नाइका, थोड़ा और नीचे और मलावी। 5 एक झील बता दी, बहुत है, इतना याद रखना। अगर आरिश में तो सवाल आने के चांस होते हैं, सीधा मतलब टू द टॉपिक सवाल पूछते हैं कि बताओ महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी के बारे में आप क्या जानते हो और उसके बारे में। तो देखो जानना अलग बात है, आपको पता है चीज़ें, लेकिन अगर आप उसको मैप पे शो करते हो ना तो सामने चेक करने वाला इम्प्रेस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग मैप बनाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करना और अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये अपना टॉपिक अब पूरा हो गया, झीलों वाला, ये ग्रेट लेक वाला। फिर से इस पे आते हैं अपन, आपको पूरा रिवीजन करा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्स और रिवर्स। लेक्स और रिवर्स पढ़ते तो श्री गणेश करते इसका। यहाँ पे आ जाओ, पहले पढ़ेंगे अपन लेक्स। तो 4 लेक्स पाई जाती है। कितने लेक्स बोलो? 4 झीलें पाई जाती है। नाम बोलो मेरे साथ साथ, बोलो चाड़ झील। चाड़, चाड़, चाड़ झील कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे देश पड़ता है चाड़, उसी में पाई जाती है, आप देख ही लो, यहाँ पे पाई जाती है लगभग चाड़ झील, ठीक है। दूसरी बोलो असल झील। असल झील यहाँ पे पाई जाती है, असल झील, ठीक है। तीसरी बोलो विक्टोरिया झील, यहाँ पाई जाती है विक्टोरिया झील। और चौथी बोलो टांग नाइका झील। टांग नाइका यहाँ पाई जाती है, लंबी है इसलिए थोड़ा लंबाई में बनाएंगे, ठीक है। 4 झीलें, चाड़, असल, विक्टोरिया और टांग नाइका, ठीक है। चाड़, असल, विक्टोरिया, टांग नाइका, चाड़, असल, विक्टोरिया, टांग नाइका, चाड़, असल, विक्टोरिया, टांग नाइका। चारों याद हो गए आपको? अब एक एक के बारे में डीप में पढ़ते हैं। विक्टोरिया झील के बारे में सबसे पहले मेन बात तो आपको बता ही दी, क्या कि वर्ल्ड के सेकंड जो बड़ी नदी, बड़ी झील है वो विक्टोरिया झील है, ठीक है। और इस विक्टोरिया झील से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है व्हाइट नील नदी, व्हाइट नाइल रिवर, ठीक है। मैं बताऊं आपको कहाँ लिखा है मैंने? ईस्ट अफ्रीकन, अच्छा मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, मैंने आगे लिखा है, चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। विक्टोरिया झील से व्हाइट नाइल रिवर या व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, पहली बात। ये दूसरी बात, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका के बाद में, मतलब सुपीरियर के बाद में। सुपीरियर लेक कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका में, जो ग्रेट लेक्स पड़ी थी ना वो। अच्छा आप कंफ्यूज मत हो ना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले
अफ्रीका के ग्रेट लेक्स देखिए, ये रिफ्ट वैली के अंदर में जो लोकेटेड थी, और एक नॉर्थ अमेरिका में भी ग्रेट लेक्स पाई जाती 5, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरे, ओंटारियो। तो अगर सवाल आ जाता है कि ग्रेट लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप ये अफ्रीका वाली मत बता देना, आपको बतानी है नॉर्थ अमेरिका वाली, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो विक्टोरिया लेक के बारे में, एक तो फ्रेश वाटर लेक है, तो सबको ही पता है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, दूसरा कहाँ कहाँ फैली हुई है, देखो ये ना ईस्ट अफ्रीका में है मेनली, ये झील है ना, आप देखो कि ये अफ्रीका है, ये क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। तो ईस्ट अफ्रीका के थोड़ी नज़दीक है, तो हम कहते हैं कि ईस्ट अफ्रीका में फैली हुई है। ठीक है, ये अफ्रीका की तो सबसे बड़ी नदी है और वर्ल्ड की सेकंड बड़ी नदी है। दूसरा, ये रिफ्ट वैली का पार्ट है कि नहीं है? नहीं है, ये रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। तीसरा, ये इक्वेटर इससे पास होता है। इक्वेटर पास होता है कि इससे? चलो पास करवा देते, करवा नहीं देते, पास होता है। ठीक है, यहाँ इक्वेटर, और यहाँ पे खूब ही बारिश होती है, खूब ही फ्रेश वाटर पानी भरता है, इसमें बायोडाइवर्सिटी तो आप पूछो ही मत, बहुत अच्छी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया हो गई कंप्लीट। क्या 3-4 ही बातें थी। फ्रेश वाटर लेक है, ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका की तो सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी लेक है, सुपीरियर के बाद में, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, और इक्वेटर इससे पास होता है। चलो दूसरी लेक पे चलो, टांग नाइका। टांग नाइका क्या रिफ्ट वैली का पार्ट है? हाँ जी बिल्कुल है, अभी देखा है। दूसरा, क्या सबसे लंबी नदी है? बिल्कुल, लेंथ वाइज सबसे लंबी नदी है। सुनो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है कि लंबा क्या होता है, एरिया वाइज मैं ऐसे बोलूंगी कि ये ना एरिया वाइज बहुत बड़ी लेक है, झील है। तो एरिया वाइज का मतलब होता है कि आप ना एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लो, उसको ना उस एरिया में जितना पानी है उसको भरो, सारी लेक्स का, और जिसमें सबसे ज्यादा पानी आपको भरा हुआ दिखता है, तो अपन ऐसे बोलते हैं कि एरिया वाइज वो झील सबसे बड़ी है। ठीक है, अब आप वॉल्यूम की बात करो तो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब में होता है। तो आप ना एक क्यूब मतलब एक घन के आकार का बर्तन लो और उसमें पानी भरो सब झीलों में से, और सबसे पानी जिसमें ज़्यादा भरता है उसको फिर ऐसे बोलेंगे कि वो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और एक होता है लंबाई में कि लेंथ वाइज कितनी है, जैसे सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, लेकिन सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजोन नदी आती है। आपको क्लियर हुआ ना? चलो टांग नाइका के बारे में, ये रिफ्ट वैली का पार्ट है, भ्रंश घाटी का पार्ट है। ठीक है, दूसरा, ये फ्रेश वाटर लेक है, तो हाँ जी बिल्कुल है। ये लॉन्गेस्ट ये लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबी नदी है। सेकंड, ये डीपेस्ट लेक है। अब ये डीपेस्ट मतलब क्या? सबसे गहरी नदी है, झील है। यार मैं बार बार नदी क्यों बोल देती हूँ, झील है ये झील। मैं पता है आपको पढ़ भी रही होती ना तो भी नदी निकलता है मेरे सॉरी। तो ये सबसे गहरी झील है। गहरी बोले तो कि अगर नॉर्मली आप झील में जाओगे, कुछ झील तो ऐसी होती है कि आप चले, जैसे हमारे यहाँ पे सांभर झील पड़ती है थोड़ा, तो आप चले जाओ तो आपके पाँव तक, मतलब थोड़ा मैं जहाँ गई थी वहाँ तो मेरे पाँव तक ही आ रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि फुल आ जाए। यहाँ पे आप जाओगे ना तो आप मतलब ये स्विमिंग पूल पता नहीं क्या है, बहुत डीप में है। तो ये ना पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील नहीं है, सबसे गहरी झील दुनिया की पाई जाती है अपने एशिया में, बैकाल झील बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रशिया में पाई जाती है शायद, बैकाल झील बोला जाता है उसको। ये दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है। लेकिन दूसरी गहरी झील बोले तो ये टांग नाइका पाई जाएगी। कौन सी? टांग नाइका। 4 बातें, रिफ्ट वैली में लोकेटेड है, फ्रेश वाटर लेक है, सबसे लंबी नदी है, सेकंड सबसे डीपेस्ट है। तो फर्स्ट कौन सी डीपेस्ट है? बैकाल झील। ठीक है, चलिए तीसरी, चाड झील, चाड लेक। चाड एक देश पड़ता है सेंट्रल अमेरिका में, चाड देश तो पड़ता है, लेकिन ये चाड झील जो है मैंने क्या बोल दिया ये आपको कि चाड झील चाड देश में, ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं हो रहा है। चलो जो लिखा है एक बार उसी को बताती हूँ मैं आपको, फिर कल कंफर्म करके वापस बता दूंगी। चाड झील, चाड लेक, ये सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है, 4 देश में फैली हुई है। कौन कौन से? NNCC। अभी NNCC क्या बोला है? नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून। हाँ ये था, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून। नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, ये 4 देशों में फैली हुई है। एटलस में देखना, नाइजर देश है,
नाइजीरिया देश है, उसके पास चाड, और फिर कैमरून। कैमरून को पता है आपको अफ्रीका का कल्चरल कैपिटल बोला जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कोई पूछे अफ्रीका में, क्योंकि इसमें ना कैमरून में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाले। जैसे कि भारत में अगर कोई पूछे कि ऐसी सांस्कृतिक कैपिटल कोई कहे तो कौन होगी, मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली होगी वो, क्योंकि आप दिल्ली चले जाओ, हालांकि मैं नहीं गई हूँ लेकिन जितना सुना है उस हिसाब से बता रही हूँ कि वहाँ पे कितने मतलब नॉर्थ ईस्ट से भी लोग दिखेंगे आपको, राजस्थान से दिखेंगे, साउथ से दिखेंगे, जम्मू कश्मीर से दिखेंगे, फॉरेन से दिखेंगे, मतलब हर तरह के अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं दिल्ली में। एनसीआर रीजन में तो बहुत ज़्यादा, नोएडा वाले में तो और भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलो चाड लेक के बारे में। सेंट्रल अफ्रीका, ये एनएनसीसी, नाइजीरिया, चाड, कैमरून में फैली हुई है। अब ये फ्रेश वाटर झील है, ठीक है, फ्रेश वाटर झील है। यहाँ पे ना अब देखो, आपने हमेशा सुना होगा कि जो नदियाँ झील होती है ना, उनसे नदियाँ निकलती है, झील से नदियाँ निकलती है, लेकिन इसमें उल्टा है। ये झील है, इसमें नदी आके गिरती है। कौन सी नदी? चरी नदी, ठीक है, चरी नदी आके गिरती है पहली बार। फिर यहाँ इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, अंतः नदी प्रवाह तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चाड झील है ना, जो 4 दिशा में फैली हुई, इसको रामसर साइट में लोकेट मतलब इंक्लूड किया गया। रामसर वेटलैंड साइट होती है ना, उसमें इंक्लूड किया गया है इसको, ठीक है। और ये ना कंटिन्यूसली श्रिंक होती जा रही है, लगातार संकुचित होती जा रही है, सिकुड़ रही है, पानी इसमें से कम होता जा रहा है, ठीक है। एक समय आएगा जब पूरा ही पानी कम हो जाएगा इसमें से। तो ये 4 बातें चाड के बारे में चाड झील के बारे में। असल लेक, 2 बातें ही है इसके मेन। तो असल लेक खारे पानी की झील, जब यूथोपियन हाईलैंड, यूथोपियन उच्च भूमि बताई थी तब भी इसका जिक्र किया था। असल लेक खारे पानी की झील है, इथोपियन हाईलैंड में पाई जाती है, और इसमें लोएस्ट पॉइंट पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। सबसे निम्नतम बिंदु अगर पूछे कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कहाँ पे है, तो वो इसमें है, असल झील में पाया जाता है। बस इतनी ही बातें थी इसमें। चलो रिवर्स, ये ग्रेट लेक्स तो बता दिया अभी आपको, तो वापस बताने की जरूरत नहीं, रिवर्स पे आ जाओ। बिल्कुल घबराना नहीं है अपने, इमरान खान कहता ना घबराना नहीं है अपने ऐसे देख के पीछे वालों को, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, ये रिवर्स है, बहुत इजी है, देख थोड़ा डरावना सा रहा है, लेकिन अभी समझाऊंगी ना तो अभी आप भी ऐसे मेरी तरह बोलने लग जाओगे फटाफट। देखना ध्यान से इस मैप को, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ना आप सबको भूल जाओ, इधर उधर का सब भूल जाओ, आप इधर आओ। यहाँ पे आपको ना एक मतलब इधर मैं येलो जिसको कर रही हूँ मार्क, इस पे आओ आप। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं माउंटेन है, ठीक है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को बोलते हैं वोल्टा नदी। क्या बोलते हैं? वोल्टा नदी। ये कहाँ आके गिरती है? तो ये अटलांटिक ओशन पड़ रहा है यहाँ पे आके गिर जाती है, जस्ट ऐसे आती है घुमा। अब देखो आप, ये कितना ज़्यादा मतलब बैंड होके आ रही है, बट फिर भी इतना बैंड नहीं है जितनी ऊपर वाली नदी है। तो ये पहली कौन सी है? वोल्टा नदी। जो यहाँ पर्वत पड़ता है, मैं पर्वत का नाम अगर आपको बताऊँ तो उस पर्वत का नाम है बुर्किना पर्वत, क्या रे पठार, बुर्किना फासो पठार है। वहाँ से गल्फ ऑफ गिनी में जाती है। गल्फ ऑफ गिनी मतलब अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गिनी देश पड़ता है, तो यहाँ पे आके गिरती वोल्टा झील, वोल्टा नदी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पड़ता है अपने ये, इस पे आओ, यहाँ पे नाइजर नदी निकलती है, ठीक है। गिनी प्लेटो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से नदी निकलती है नाइजर नदी, और ये कहाँ आके गिरती है? ये भी अपने इसी अटलांटिक ओशन में आके गिरती है। ध्यान से सुनना, ये जो नाइजर नदी है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये जो नाइजर नदी है ना, ये आप देखो कितना ज्यादा घुमाव ले रही है। मतलब देखो यहाँ से ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे होके पूरी ऐसे टर्न होके रिटर्न, मतलब पूरा ऐसे बैंड होके वापस इसमें गिरेगी। इसलिए इस नाइजर नदी को रिवर ऑफ बैंड कहा जाता है, मतलब मुड़ी हुई नदी कहा जाता है, घुमावदार नदी भी बोलते हैं। कोई पूछ ले एग्जाम में घुमावदार नदी किसको कहते हैं अफ्रीका में, तो नाइजर नदी को बोलते हैं। 2 नदी बता दी, वोल्टा नदी, नाइजर नदी, वोल्टा नदी, नाइजर नदी। तीसरे पे आओ, यहाँ पे अपने एक पड़ता है पठार, कटांगा का पठार। कटांगा के पठार से एक नदी निकलती है, कोंगो नदी। कौन सी? कोंगो नदी। कोंगो नदी 2 बार इक्वेटर को काटती है, मतलब उससे होके गुजरती। देखो एक बार तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे गुजरी कोंगो नदी, और कहाँ गिर गई जाके? अटलांटिक ओशन में। तो कटांगा प्लेटो से अटलांटिक ओशन, नदी का नाम कोंगो नदी। खास बात, 2 बार इक्वेटर को कट करेगी। नीचे आओ, ये पड़ता है अपने ये जाम्बेजी, यहाँ से नदी निकलती है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी बी के पठार से निकलेगी,
कहाँ गिरेगी? अपने यहाँ इंडियन ओशन पड़ता है, हिंद महासागर, यहाँ पे आके गिरेगी। ये जाम्बेजी नदी जो है, देखो आप, ये बहुत लंबी नदी है, ठीक है, मतलब है लंबी नदी, इतनी भी नहीं है लेकिन हाँ इस एरिया में लंबी नदी मानी जाती है। फिर आप सबसे नीचे आओ एक बार, यहाँ पे आपको एक मतलब यहाँ पे अपने क्या पढ़ा था, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन पढ़ा था, यहाँ से नदी निकली थी, मैंने बोला था ऑरेंज नदी निकलती है, ये ऑरेंज वही नदी है, ये ऑरेंज नदी निकलेगी और यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ड्रेन होगी, ठीक है। यहाँ पे आओ आप 6 नंबर पे, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। इसकी खास बात यह है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कॉन्गो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये लिम्पोपो नदी। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको 2 बार काटा इसने। लास्ट नदी आप आओ, यहाँ पे झील पाई जाएगी, उसका नाम है विक्टोरिया झील। और मैंने अभी आपको बोला कि विक्टोरिया झील से व्हाइट नील नदी निकलती है। यहाँ पे एक झील पड़ती है ताना झील। कौन सी झील? ताना झील। ताना झील से एक नदी निकलती है ब्लू नील नदी, ठीक है। ये व्हाइट और ये ब्लू नदी दोनों आपस में मिलती है सूडान में। सूडान में एक जगह पड़ती है खार्तून। कौन सी जगह? खार्तून। उस खार्तून में आके दोनों नदी मिलती है और फिर एक साथ बहने बन के कहाँ गिर जाती है? ऊपर भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। इतना समझ आया 7 नदियों के बारे में? एक बार वापस बोलते, कंफ्यूज नहीं होना। वोल्टा नदी सबसे पहले, फिर नाइजर नदी, खास बात घुमावदार नदी है। तीसरा ये कोंगो नदी, खास बात 2 बार काटती है इक्वेटर को। चौथा ये जाम्बेजी नदी, ठीक है। 5वां ये ऑरेंज नदी। 6ठा लिम्पोपो नदी, खास बात 2 बार मकर रेखा को काटती है। 7वीं ये नील नदी। बनती कैसे? 2 नदियों के मिलने से, व्हाइट नील नदी से, ब्लू नील नदी से। व्हाइट नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है? लेक ताना से, ठीक है। लेक ताना बता चुकी हूँ, यूथोपियन हाईलैंड जब पढ़ाई थी तब लेक ताना के बारे में बताया था आपको। वहां से दोनों मिलती कहाँ है? खार्तून में मिलती। खार्तून कहाँ पड़ता है? सूडान में पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये नील नदी बन के भूमध्य सागर में गिर जाती है, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो इतना समझ आया? चलो नाम एक बार देखो, वोल्टा नदी, नाइजर नदी, कोंगो नदी, जाम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी। इधर आओ, वोल्टा रिवर, नाइजर रिवर, कोंगो रिवर, जाम्बेजी रिवर, ऑरेंज रिवर, लिम्पोपो रिवर और नील रिवर, ठीक है। अब आओ एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वोल्टा रिवर, इसके बारे में खास बात, हर एक नदी के बारे में देखेंगे कि निकलती कहाँ से, गिरती कहाँ पे, और एक आध कोई खास बात हो तो वो देख लेंगे। बस इतना ही देखना है, सिर्फ 2 चीजें। कौन सी? कि निकलती कहाँ से, जाती कहाँ पे फाइनली, और इसके बारे में कोई खास बात हो तो वो देख लो। वोल्टा नदी निकलती है बुर्किना फासो पठार से, गल्फ ऑफ गिनी में जाके गिरती है। गिनी क्या है? एक देश है, उसकी खाड़ी है तो उसको गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी बोला है। बुर्किना फासो पठार से निकलती है, गल्फ ऑफ गिनी में जाके गिरती है। दूसरा ये मेजर रिवर है, कौन से देश की? घाना देश की। घाना देश पड़ता है, देखो एटलस में देखो जल्दी, घाना देश पड़ता है, घाना देश की मेजर रिवर है। तीसरी बात, यहाँ पे इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ, उसका नाम है अकोसोम्बो बांध। क्या नाम है? अकोसोम्बो बांध। इस अकोसोम्बो बांध पे एक झील बनाई गई है, उसका नाम है इस नदी के ऊपर ही वोल्टा झील। वोल्टा झील ये ना कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। और ये आर्टिफिशियल, ये खास बात नहीं है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, ठीक है। तो वापस से बोलती हूँ, वोल्टा रिवर पे एक बांध बना हुआ है, अकोसोम्बो बांध, उस पे एक झील बनाई है, वोल्टा लेक, वोल्टा झील, और ये आर्टिफिशियल है। खास बात ये नहीं है कि आर्टिफिशियल है, खास बात ये है कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट मैनमेड लेक है, सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं सॉरी, सबसे बड़ी कोई मानव निर्मित कृत्रिम झील है तो वो वोल्टा झील है। समझ आया? चलो ठीक है, 2-3 बातें। क्या? बुर्किना फासो से गल्फ ऑफ गिनी में जाती है, अकोसोम्बो बांध बना हुआ, इस पे वोल्टा झील है। वोल्टा झील कृत्रिम है, दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती, मानव निर्मित। और इसकी मेजर रिवर है, कोई देश की एक मेजर रिवर है, वो है घाना, ठीक है। नेक्स्ट आओ नाइजर रिवर पे। नाइजर रिवर बहुत अपने सिंपल है, कहाँ से? लोमा पर्वत से लेके गल्फ ऑफ गिनी। देखो 2 तो गल्फ ऑफ गिनी में ही गिर रही है, एक तो ये वाली वोल्टा और एक ये वाली नाइजर। गल्फ ऑफ गिनी उसका ओरिजिन होता है बुर्किना फासो पठार से, इसका ओरिजिन होता है लोमा पर्वत से, लोमा माउंटेन से। ये ध्यान रखना, ये इसको रिवर ऑफ बैंड या रिवर ऑफ
रिटर्न भी बोलते हैं। मतलब बेंड मतलब क्यों, कि वो बहुत ज़्यादा घुमाव लेती है, लगभग इतना घुमाव लेके फिर आती है, तो एक बेंड बन गया ना, तो मुड़ी हुई नदी या मोड़दार नदी बोल दो। और ये है रिवर ऑफ रिटर्न, यानी वापस लौट रही है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको रिवर ऑफ रिटर्न बोलते हैं। खास बात यह कि जब ये गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है यहाँ पे, तो डेल्टा रीजन में इसके पेट्रोलियम बहुत पाया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार है, ये इसकी खास बात है। ठीक है, चलो 3 बातें नाइजर रिवर के बारे में। लोमा माउंटेन से गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है, इसके डेल्टा रीजन में पेट्रोलियम पाया जाता है, और ये जो है इसको रिवर ऑफ बेंड या रिवर ऑफ रिटर्न कहते हैं, मोड़दार नदी कहते हैं। कॉन्गो नदी के बारे में, कॉन्गो नदी आपको पता है, ये मैंने बता ही दिया आपको कि कटांगा के पठार, कटांगा प्लेटो से अटलांटिक ओशन में जाती है। कटांगा का पठार पढ़ा था ना पठार पढ़ते वक्त, तो वहां से लेके अटलांटिक ओशन में जाके गिरेगी है। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। अब आप कहोगे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, सेकंड लार्जेस्ट रिवर कैसे, और अब मैं नीचे एक लाइन लिखूंगी कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगे, लेकिन मैं भी आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। देखो, लार्जेस्ट मतलब बोल रही हूँ कि बेसिन एरिया में ज़्यादा है, कि जो ये नदी यहाँ से गुजरेगी तो इसके आसपास का जो एरिया कहलाता है वो बेसिन कहलाता है। तो अमेज़न एक ऐसी नदी है जो जब इतनी बड़ी नदी अमेज़न नदी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो पाई जाती है, उसका जो बेसिन एरिया है ना वो सबसे बड़ा है, उसको अपन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नदी कहते हैं। तो जो कॉन्गो नदी है उसका भी बेसिन एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए इसको वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नदी कहते हैं। एक बात समझ आई। अब दूसरी बात पे आओ, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी, यहाँ पे लंबी की बात हो रही है और यहाँ पे बड़ी की बात हो रही है, फर्क है ना दोनों में। अब लॉन्गेस्ट नदी बोले तो देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नदी पाई जाती है नील नदी, और दुनिया की भी वही सबसे बड़ी नील नदी। लेकिन अगर सिर्फ आप अफ्रीका की बात करो तो दूसरी सबसे बड़ी नील नदी के बाद कौन सी नदी पाई जाएगी, तो वो ये है कॉन्गो नदी। कौन सी नदी है? कॉन्गो नदी। ठीक है, तो ये दोनों बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इधर आओ, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जो बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं पिग्मी जनजाति या पिग्मी ट्राइब। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात लास्ट और है, यहाँ 2 वाटरफॉल है। कौन से? 2 जलप्रपात है, एक का नाम है स्टैनली, एक का नाम है लिविंगस्टोन। 2 जलप्रपात बनते हैं यहाँ पे इस कॉन्गो नदी से, एक तो स्टैनली और एक लिविंगस्टोन। आपको स्टैनली तो दिख जाएगा एटलस में, लिविंगस्टोन शायद ना दिखे, बट अगर आप देखो एटलस में एक बार के लिए। ठीक है, तो कॉन्गो नदी पे एक स्टैनली वाटरफॉल और एक लिविंगस्टोन वाटरफॉल बनता है। और अब ध्यान से सुना, लास्ट खास बात जो मैंने ऐसे बॉक्स में बंद की है वो क्या है, देखो कॉन्गो नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका के, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करें तो बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न कर सकती है ये। लेकिन आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट थोड़ा पिछड़ा हुआ देश है, बैकवर्ड है, इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, डेवलप हुआ नहीं है, डेवलप किया जा रहा है। उस वर्ल्ड जो क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे ऊंचा मतलब जो कहोगे आप वो ये है। अब इसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट, बोले तो ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट क्या है, तो ये कॉन्गो नदी पे बनने वाला वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। ये समझ आया आपको? चलो, तो ये कुछ बातें थी। पहली बात, कटांगा से अटलांटिक ओशन जाती है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है दूसरे नंबर पे, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद में। ये कॉन्गो नदी में पिग्मी ट्राइब पाई जाती है, 2 वाटरफॉल बनते हैं स्टैनली और लिविंगस्टोन, और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनता है। इसका नाम भी है ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट। अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड हुआ नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में अभी भी। अच्छा, डेवलपिंग में तो सबसे ज़्यादा अभी इस मोमेंट पे कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो चाइना वाले कर रहे हैं। लगभग बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर था उसका, याद नहीं आ रहा, 16,000 शायद इतना था, बट इसका तो 32,000 ऐसा आसपास में कुछ बन रहा था, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं देख के बता दूंगी आपको। तो जाम्बेजी नदी चौथे नंबर पे आओ। जाम्बेजी नदी बहुत सिंपल है, बी के पठार से ओरिजिन होगा इसका, और कहाँ गिरेगी? मोजाम्बिक चैनल में गिरेगी। कहाँ? मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक देश पड़ता है, वहीं पे आपको मोजाम्बिक चैनल दिखेगा, जो किससे जुड़ा हुआ है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी के पठार से मोजाम्बिक चैनल तक जाएगी। एक बात तो यही थी। दूसरी बात यह है कि इस पे एक बांध बना हुआ है, जाम्बेजी नदी पे बांध बना हुआ है, इसका नाम है करीबा डैम, करीबा बांध। ठीक है,
तीसरी बात, इस जाम्बेजी नदी पे भी जलप्रपात बनता है। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। इस विक्टोरिया जलप्रपात की बात खास क्या है, ये वर्ल्ड का वाइडेस्ट वाटरफॉल है, सबसे चौड़ा जलप्रपात अगर आप कहोगे ना तो ये है। अच्छा बताऊं मुझे सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? लास्ट क्लास में शायद आपको बताया था उससे पहले, एंजल वाटरफॉल। नाम सुना सुना लग रहा है। एंजल वाटरफॉल जो है सबसे लंबा जलप्रपात बनता है, और ये जो विक्टोरिया वाटरफॉल है सबसे चौड़ा जलप्रपात बनता है। ठीक है, तो 3 बातें। बीके पठार से मोजाम्बिक चैनल तक जाएगा, इंडियन ओशन, करीबा बांध बना हुआ है, और विक्टोरिया वाटरफॉल बनता है जो वर्ल्ड का वाइडेस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट, ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर के बारे में खास बात कि ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है? तो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से निकलती है, अटलांटिक ओशन में जाती है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है ये ऑरेंज नदी। बस इसकी एक खास बात है कि इसके ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल। ये इसकी मेजर प्रमुख सहायक नदी, मेजर ट्रिब्यूटरी। 2 ही बातें थी ऑरेंज के बारे में कि ये अपने ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से अटलांटिक ओशन में जाके गिरेगी, और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है वॉल। लिम्पोपो नदी, 2 नदी और बच रही है अपने, तो लिम्पोपो और एक ये कौन सी, नील नदी। तो लिम्पोपो नदी के बारे में देखते हैं। ये लिम्पोपो नदी 2 बार तो कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो मैं आपको चौथी बार बता रही हूँ। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि मकर रेखा को कट करने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, जो 2 बार काटती है, और इक्वेटर को कट करने वाली जो 2 बार कट करेगी उसका नाम है अपने क्या, कॉन्गो नदी। ठीक है, अब एक खास बात यह है कि कहाँ से निकलती है? ईस्टर्न हाईलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका से लेके डेलागोआ बे, इंडियन ओशन। अभी क्या बोल दिया मैंने इतनी बड़ी चीज, तो देखो एक सेकेंड। ये है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक बार के लिए इसका मैप मान लो अफ्रीका का, यहाँ पड़ता है साउथ अफ्रीका, देश पड़ता है साउथ अफ्रीका। यहाँ से नदी निकलेगी, और ये काटा कुटी क्यों की मैंने, यहाँ से नदी निकलेगी और ऐसे निकलेगी, और 2 बार ऐसे काटेगी। यहाँ पे मकर रेखा है, ठीक है, इसको 2 बार काटा और फिर ऐसे जाके गिर जाएगी। तो यहाँ से लिम्पोपो निकली, तो इस जगह को बोलते हैं अपन, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका ईस्टर्न हाईलैंड है, और यहाँ से 2 बार निकल के कहाँ जाती है? यहाँ पे डेलागोआ की खाड़ी पड़ती है। कौन सी? डेलागोआ की खाड़ी, यहाँ पे इस एरिया में। और ये किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पे पूरा क्या है, अपने हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, तो ये डेलागोआ की खाड़ी इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये ना साउथ अफ्रीका से इंडियन ओशन में जाके गिरती है। और ज़्यादा स्पेसिफिक बोलना है तो ईस्टर्न हाईलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका से डेलागोआ बे यानी इंडियन ओशन में जाके गिरती है। बस ये 2 ही बातें थी इसके बारे में भी। ठीक है, लास्ट नदी नील नदी, फिर अपन क्लास को करेंगे पैचअप, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा और आप फिर याद नहीं करोगे। इसीलिए आज लेक्स और रिवर ही पढ़ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी सबके बारे में इतनी खास बातें हैं यहाँ पे। नील नदी, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो नील नदी, ऐसे पहले इस ग्राफ को देखना ज़रा, ये वाले ग्राफ को देखो। ये नील नदी यहाँ से यहाँ पड़ती है विक्टोरिया लेक, VL मतलब विक्टोरिया लेक, TL मतलब ताना लेक, ताना झील और विक्टोरिया झील। यहाँ से एक नदी निकलेगी व्हाइट नील नदी, व्हाइट नील नदी, ठीक है। और यहाँ से ताना झील से निकलेगी ब्लू नील नदी, ब्लू नील रिवर। और ये दोनों मिलेगी एक जगह पे, इस जगह को बोलते हैं खार्तून। क्या बोलते हैं? खार्तून, खार्तून, ठीक है। कहाँ पड़ता है? सूडान में पड़ता है। और फिर ये बन जाएगी एक नदी जिसको क्या बोलेंगे अपन? नील नदी। अच्छा, ये गिरेगी कहाँ पे फाइनली? तो ये भूमध्य सागर में गिरेगी। समझ आया ग्राफ? अब यहाँ देखो, विक्टोरिया लेक से व्हाइट नील रिवर निकलेगी, लेक ताना से ब्लू नील रिवर निकलेगी, और ये दोनों मिलके कहाँ गिरेगी? अपने उसमें भूमध्य सागर में। अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊँ ना, ये रफली मैप बनाया मैंने, यहाँ पे पड़ती, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। यहाँ पे पड़ती है विक्टोरिया लेक, यहाँ से ये निकली, यहाँ पड़ती है लेक ताना, ताना झील, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जाएगी, यहाँ मिलेगी, इसको बोलते हैं खार्तून। खार्तून बोल दो या खार्तून ही बोल दो। यहाँ से ही निकलेगी, ऐसे सीधा सीधा यहाँ चली जाएगी। यहाँ पड़ता है अपने पूरा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है।
तो यहाँ से निकली व्हाइट नाइल, यहाँ से ब्लू नाइल मिली आपस में, नील नदी बन के भूमध्य सागर में गिर गई। चलो एक बार वापस आओ इधर, ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। ये देखो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इधर आओ वापस से, इसका जो डेल्टा रीजन है ना, मतलब जहाँ पे ये भूमध्य सागर में गिरती है, वहाँ पे बहुत सारे सिटी जो मेन सिटीज है वो लोकेटेड है, जैसे कि इजिप्ट लोकेटेड है, कायरो लोकेटेड है और एल गीजा लोकेटेड है। इजिप्ट, कायरो, एल गीजा ये ना बहुत प्रमुख सिटी माने जाते हैं। देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसे बहुत बैकवर्ड में, लेकिन इजिप्ट की बात करोगे ना तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है वो, मतलब उन बाकी देशों से काफ़ी अच्छा खासा डेवलप है। तो क्यों डेवलप है? क्योंकि इसी नदी की वजह से, क्योंकि जहाँ नदी है, जहाँ रिसोर्सेज पाए जाएंगे, वहाँ पे काम अच्छा होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी वगैरह वगैरह। तो इजिप्ट को तो आपको पता है, बोला ही ये जाता है कि ये तो तोहफा है नील नदी का, गिफ्ट ऑफ नील नदी किसी को कहेंगे कि नील नदी का तोहफा कौन सा शहर है, तो वो इजिप्ट है। इसके बारे में लाइन भी फेमस है। दूसरा कायरो जो कैपिटल है इजिप्ट की, और एक एलगीजा, ठीक है, एलगीजा। तो आपको समझ आ गया, इजिप्ट, कायरो, एलगीजा ये सारे इसके डेल्टा रीजन में लोकेटेड। लास्ट दो बातें बची है इस नील नदी के बारे में कि जो नील नदी का बेसिन है, यहाँ पे दो चीज़ों की खेती बहुत अच्छे से होती है। कौन कौन सी? एक तो राइस और एक कॉटन। राइस कॉटन कल्टीवेशन अच्छा होता है, तो आपको पता है इजिप्ट में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप है, एक तो चावल के लिए भी और एक कॉटन इंडस्ट्री भी डेवलप है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो राइस एंड कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। अब ध्यान देना, लास्ट बात है जो इम्पोर्टेंट है, आप मैप में देखो कि यूथोपिया एक देश पड़ रहा है। कौन सा देश? यूथोपिया। ये जो यूथोपिया देश है ना, इसने क्या किया पता है आपको? नील नदी पे एक बांध बना दिया। क्या किया? नील नदी पे एक बांध बना दिया। उस बांध का नाम रखा है ग्रैंड यूथोपियन रेनेसा डैम, ठीक है, देवनागरी में लिखना आप भी, ग्रैंड यूथोपियन रेनेसा डैम। इसने ये बांध बना दिया। तो अब इस, क्योंकि ये मान लो ऐसे देश है अपने, ये अफ्रीका का जो भी ऐसे देश है, यहाँ पे इसने डैम बनाया। आगे के जो देश है ना वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि आप नील नदी पे डैम बनाते तो पानी को रोक देते हैं, हो सकता है कि वहाँ सूखा भी पड़ जाए आगे वाले देशों में, और हो सकता है कि वो पानी को छोड़ दे तो बाढ़ की कंडीशन भी डेवलप हो जाए उन आगे वाले देशों में। तो दो देश इसका बहुत अपोज कर रहे हैं, एक तो इजिप्ट और एक सूडान। कौन से? इजिप्ट और एक सूडान। अच्छा, क्या बोला मैंने? यूथोपिया देश है जिसने नील नदी पे एक डैम बनाया है, ग्रैंड यूथोपियन रेनेसा डैम, जिसका दो देश विरोध कर रहे हैं, इजिप्ट और सूडान, क्योंकि वो आगे पड़ते हैं, उस यूथोपिया के ऊपर पड़ते हैं, और वो कह रहे हैं कि आप नील नदी का पानी कैसे रोक सकते हो, नील नदी आपकी थोड़ी है। तो चलिए, आज हमने क्या क्या देखा बताओ? लेक्स देख ली, 4 तरह की लेक, 4 झील, असल झील, टांगनाइका झील और विक्टोरिया झील। उसके बाद में नदी देख ली, 6 नदियां देखी, इतनी इंपॉर्टेंट थी। कौन सी? वोल्टा नदी, नाइजर नदी, फिर कॉन्गो नदी, फिर लिम्पोपो नदी, फिर जाम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी और अपने नील नदी, ठीक है। सबके बारे में अच्छे से देख लिया। अच्छा, एक खास बात और, आपको पता है मैंने ना पीपीटी का यूज़ नहीं किया। मैं चाहती थी कि मैं पीपीटी से मतलब ऐसे ग्राफ वगैरह और लिखवाने वाली चीज़ें भी रखूँ, ताकि आप ना उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा, मतलब खुद के मेरे व्यूज़ है, ये ओपिनियन है कि अगर चीज़ें बोर्ड पे लिखी हो खुद के हैंडराइटिंग से, और फिर अगर आप समझाते हो, तो वो कंटेंट, वो लिखा हुआ भी लिमिटेड होता है, और लोगों को जो पढ़ रहा है आपसे, जो मेरे सह पार्टी है, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। उनको यूँ नहीं लगेगा कि पीपीटी से इतना कुछ पढ़ना है और वो, क्योंकि मेरा काम है चीज़ें बस आपको अंडरस्टैंड करवाना। नोट्स तो खूब ही अवेलेबल है मार्केट में, भले आप वो किसी भी कोचिंग के ले लो, स्प्रिंग बोर्ड के ले लो, चाहे कहीं किसी और के ले लो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं आपको समझा दूंगी ना ऐसे मैप से, या फिर मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको चीज़ें ग्रेस्प हो जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।